बच्चों, आइए आज हम लोग एक रोचक गतिविधि के माध्यम से आपको वर्ग 8 के अध्याय 4 कृषि पाठ के कुछ बहुत ही रोचक जानकारियों से आपको अवगत कराते हैं। मैं हूं अंजय कुमार अग्रवाल, भूगोल का शिक्षक, और मेरे सामने हैं सत्येंद्र कुमार सिंह, ये सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हैं। आज मैं शिक्षक की भूमिका में हूँ और ये विद्यार्थी के भूमिका में हैं। ये कुछ प्रश्न मुझसे पूछेंगे और मैं इसका जवाब दूंगा। आप इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा जरूर। नमस्ते सर। नमस्ते। सबको नमस्ते। नमस्कार। आज हम जानकारी पाने वाले हैं सर से, जिसमें कृषि का प्राचीनतम रूप। एक कृषि के कितने रूप हैं सर? कृषि के मुख्यतः दो रूप हैं, एक निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। यहाँ हमने लिखा है कृषि का प्राचीनतम रूप स्थानांतरित कृषि। ये क्या है? ये स्थानांतरित कृषि जो है, ये कृषि का सबसे प्राचीनतम रूप है। ये निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। और ये निर्वाह कृषि जो होती है, ये मुख्यतः किसान अपने जीवन यापन के लिए करता है। और इस प्रकार की कृषि में किसान जो है वो जंगलों को काटता है और उसको जलाकर वहाँ पर कुछ जगह बनाता है, और जगह बनाकर वहाँ पर कुछ दिनों तक खेती करता है, और इस प्रकार उस जगह को छोड़कर फिर दूसरे जगह पर चला जाता है। इसलिए इसको हम लोग आदिम कृषि भी कहते हैं। यह स्थानांतरित कृषि का उदाहरण है। आदिम कृषि यानी जो प्राचीन काल से चली हाँ, जो प्राचीन काल से कृषि का जो रूप चला आ रहा है, अच्छा। उसको हम लोग कहते हैं आदिम कृषि। अच्छा, अब एक प्रश्न आया, कपास। ये शायद वस्त्र उद्योग की शुरुआत इसी से हुई होगी, तो कपास का जन्मदाता किसे कहेंगे? कपास जो है वो एक रेशेदार फसल है, आपको मालूम है। और दो मुख्य रेशेदार फसलों के बारे में हम लोगों ने इस पाठ में अध्ययन किया है, एक कपास और दूसरा पटसन। तो कपास जो है वो उससे रुई बनती है, और रुई से सूती वस्त्र बनते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग सफ़ेद सोना के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग का होता है और इसे सूती वस्त्र बनते हैं, इसलिए इसको हम लोग सफ़ेद सोना के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत महंगा है और नकदी फसल भी है, और नकदी फसल भी है। हाँ, सफेद सोना का। सफ़ेद सोना का। और इसी के क्रम में शायद सुनहरा रेशा पटसन को कहते हैं। पटसन को हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं, गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर इसको पटसन को ही जूट कहते हैं। जूट कहते हैं जी सर। इससे दरियाँ, बोरे, चटाई, कालीन, कंबल आदि कई सारी चीज़ें बनती है। और हमारे देश से पटसन से बने हुए बहुत सारी वस्तुएं विदेशों में निर्यात की जाती है। भारत जूट का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी कहा जाता है। बड़ी अच्छी जानकारी है। अब सर, कॉफी की खोज कहाँ से हुई? कॉफ़ी जो है एक विश्व का दूसरा सबसे प्रमुख पेय फसल है। सबसे प्रमुख पेय फसल चाय होती है। हमारे घर में कोई भी आता है तो हम लोग उसको चाय ही पूछते हैं, लेकिन कुछ घरों में कॉफ़ी भी पूछी जाती है। तो कॉफ़ी जो है विश्व का दूसरा सबसे प्रमुख पेय फसल है, और इसकी खोज सबसे पहले इथियोपिया, जो कि अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पर इसकी खोज हुई थी। वाह। विश्व का कॉफी कटोरा ये कौन है? कॉफ़ी जो है पूरे विश्व में ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए ब्राज़ील को विश्व का कॉफ़ी का कटोरा भी हम लोग कहते हैं। अब ये ओलंग ओलंग जो है ये चाय का एक रूप है, चाय का एक प्रकार है। चाय अनेकों प्रकार की होती है, उसमें से एक चाय का नाम दिया गया ओलंग चाय। ये बहुत ही महंगी चाय होती है और पूरे विश्व में इसकी काफ़ी डिमांड है, काफ़ी मांग है। यह चाय जो है वो ताइवान नामक देश, जो कि चीन के पास में है, वहाँ पर उगाई जाती है। और चाय की शुरुआत तो चीन से हुई ना? चाय की शुरुआत चीन से ही हुई। चाय की शुरुआत के बारे में एक बहुत ही रोचक कहानी प्रसिद्ध है कि चीन का जो राजा था, चीन का राजा एक बार पानी पी रहा था, तो उसके पानी के कटोरे में कुछ पत्तियां आकर गिर गई, और उन पत्तियों को जब उबाल करके उसने वो पानी पिया तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगी,
और कहा जाता है कि उसी दिन से चाय की शुरुआत हो गई। तो इस प्रकार चाय की शुरुआत जो है वो चीन से हुई है। बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी। ये कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी, भारत में मिट्टी के जो 6 प्रकार पाए जाते हैं उसमें काली मिट्टी भी एक प्रकार है। और ये काली मिट्टी जो है वो दक्कन के पठारों में लावा से बनती है और ये काले रंग की होती है। ये मिट्टी जो है वो कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और उपयुक्त होती है, इसलिए इसको हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसका उपनाम है काली मिट्टी का, कपासी मिट्टी। अच्छा सर, अब है कि जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी के उपयोग से होने वाली कृषि। पहले जब कृषि का पुराना स्वरूप प्रचलित था तो उस समय जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही थी और उत्पादन काफ़ी कम हो रहा था। तो कृषि वैज्ञानिकों ने उर्वरक और कई प्रकार के रसायनों की खोज की, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ गया। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हम लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा आए। रासायनिक खेती से ज़मीन जो है वो बंजर होने लगी, लोगों का स्वास्थ्य पर भी इसका काफ़ी बुरा असर पड़ने लगा, जल का प्रदूषण बढ़ गया। तो इस प्रकार से इनके नुकसान को देखते हुए फिर से जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का खोज किया गया है। प्राकृतिक पीड़कनाशी का आविष्कार किया है कृषि वैज्ञानिकों ने, और इसकी मदद से जो खेती की जाती है उसको हम लोग जैविक खेती या जैविक कृषि कहते हैं। शायद जो जहर है, कीटनाशक डाले जाते हैं, उसके कारण अच्छे जीवाणु भी बुरे जीवाणुओं के साथ मर जाते हैं और उसका और भी नुकसान होता है, आपने बताया। बिल्कुल सही बात आपने कही जी। अब हम लोग कुछ शब्द और उससे संबंधित प्रक्रम इसकी चर्चा करने वाले थे। तो सर, विटीकल्चर क्या होता है? विटीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर हम लोग कृषि को कार्य को कहते हैं, उसी पर विटीकल्चर जो है अंगूरों की खेती को कहते हैं। अच्छा, अंगूर से की खेती से जुड़ा हुआ जो कार्य है उसको हम लोग बोलते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर। ये पीसी कल्चर क्या है? पीसी कल्चर इसी प्रकार मछली पालन को हम लोग पीसी कल्चर का नाम देते हैं। मछली जो पालन करते हैं उस कार्य को पीसी कल्चर कहते हैं। अच्छा, वो मछली का एक इंग्लिश स्पाइसेस भी है शायद, इसी से ये पीसी कल्चर। उसी से पीसी कल्चर बना। अच्छा, ये सेरीकल्चर सर? सेरीकल्चर हम लोग रेशम उत्पादन को कहते हैं। रेशम के कीटों से जो रेशम निकलता है उस पूरे प्रक्रम को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। अच्छा, और हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर फलों के उत्पादन को कहते हैं। फल के उत्पादन में कार्य में जो लगे हुए लोग हैं उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। यानी वो खेती से थोड़ा अलग है, उसमें फलों की खेती मुख्य रूप से की जाती है। अच्छा, अब ये एपीकल्चर? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। मधुमक्खी पाल के उससे जो शहद निर्माण का कार्य किया जाता है उस पूरे कार्य को हम लोग एपीकल्चर का नाम देते हैं। और फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर भी खेती का एक रूप है जिसमें फूलों की खेती हुई। जिस प्रकार हॉर्टिकल्चर में फलों की खेती होती है उसी प्रकार फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की खेती से संबंधित कार्य है। आजकल हम देखते हैं झारखंड में भी फूलों की खेती काफी हो रही है। हाँ, आजकल इसको हम लोग व्यावसायिक खेती के रूप में किसान लगाते हैं, क्योंकि इसमें पानी कम लगता है और ये बंजर भूमि में भी आसानी से उग जाती है, इसलिए फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें पैसे भी बहुत मिलते हैं? पैसे भी बहुत मिलते हैं जी। अब अगला हम लोगों का खंड है रोपण फसल और उसके उत्पादक देश। तो आप हमें बताने वाले थे रबर के प्रमुख उत्पादक। रबर जो है यह एक प्रमुख रोपण फसल है। हमारे देश में केरल में रबर के बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं। रबर का पौधा आप लोगों ने देखा होगा। इसके पत्तों से जो दूध निकलता है, छाल से जो दूध निकलता है, उस दूध को जमा करके उससे रबर पैदा किया जाता है। रबर हमारे कई कामों में आता है, इसको प्राकृतिक रबर हम लोग कहते हैं। तो यह जो खेती होती है रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। बहुत लंबे विस्तृत क्षेत्र में सिर्फ रबर के ही पौधे लगाए जाते हैं। इस प्रकार की खेती जो है वो मलेशिया और इंडोनेशिया, जो विषुवत रेखा के आसपास के जो देश होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया इसके विश्व के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। अगला फसल है मसाले। मसालों का नाम सुनकर हमारे मुंह में पानी आने लगता है। और भिन्न भिन्न प्रकार के मसालों के लिए हमारा देश तो प्रसिद्ध है। प्राचीन जमाने में भी गरम मसाला जो है वो हमारे देश से पूरे विश्व में जाता था, निर्यात किया जाता था। और ये मसालों के रूप में हमारा देश बिल्कुल समृद्ध है। कई तरह के मसाले हमारे यहाँ उगाए जाते हैं और आज भी दूसरे देशों को निर्यात किए जाते हैं। और हमारा देश जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और उसका निर्यातक देश भी है। हमारा ही देश है भारत।
ये मसालों में लौंग, इलायची, सारी चीज़ें दालचीनी, आती हैं, लौंग, गोल इलायची, मिर्च, दालचीनी, गोल जीरा। मिर्च, जीरा, जितने प्रकार के मसाले हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में मिलते हैं, सारे मसाले हमारे देश के ही हैं। ये कहवा आपने लिखा है कहवा सर? कॉफ़ी है ना, कहवा जो है इसके उत्पादक, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये ब्राज़ील को कॉफ़ी का कटोरा भी कहते हैं और भारत भी इसका बड़ा उत्पादक देश है, निर्यातक देश भी है। वो कटोरा मीन्स जहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ उसको कटोरा, भूमि को हमने कटोरा का हम लोग एक उपनाम दे देते हैं। अच्छा अच्छा। और ये नारियल की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? नारियल जो है वो समुद्र के किनारे उगने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। हमारे देश में भी नारियल की विस्तृत खेती होती है। ये भी रोपण कृषि के अंतर्गत बहुत विस्तृत क्षेत्र में नारियल उगाया जाता है और ये फिलीपींस, भारत और श्रीलंका इसके बड़े देश हैं। और एक फसल बचा कोक। कोक जो है वो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के जो देश हैं उसमें कोक का उत्पादन होता है। यह भी कहवा जैसा ही एक पेय पदार्थ है। इसका उत्पादन दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में होता है और यह भी एक प्रकार की रोपण फसल है। वाह, आज अंजय सर ने हमें बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक ढंग से कृषि से जुड़ी हुई इतनी सारी बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद बच्चों।